नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्ञान लोक बलिया में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियस के बारे में। जैसा कि पीछे हम बताए थे कि न्यूक्लियस को हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, वो भी डिटेल पढ़ेंगे, यानी शुरू से अंत तक जो भी न्यूक्लियस का शुरुआत है और जो अंत है पूरा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो पीछे वाली क्लास है उसमें हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है। सेल का कार्य क्या होता है, सेल के टाइप्स क्या हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। सेल के स्ट्रक्चर में ही हम आज का टॉपिक न्यूक्लियस को कवर करने वाले। सेल के स्ट्रक्चर में हम बताए थे कि सेल के स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से 3 पार्ट्स आते हैं उसके। कौन कौन से? एक आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा आता है साइटोप्लाज्म और तीसरा आता है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल की आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी सॉलिड फ्लूइड पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और उसी साइटोप्लाज्म में क्या होती है? हमारी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। तीसरा था हम लोग का न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करता है, हमारी सेल की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है। तो न्यूक्लियस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में हम। ठीक है, टॉपिक है हम लोग का न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। हिंदी में बोलते हैं इसे हम केंद्रक। इस केंद्रक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म, और थर्ड है हम लोग का न्यूक्लियस। थर्ड क्या है? न्यूक्लियस है। थर्ड न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस हमारे सेल के लगभग ऑलमोस्ट फाउंड सेंटर इन द सेल, सेंटर इन द सेल। हमारे सेल के लगभग सेंटर में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेली होता है जो लार्जेस्ट होता है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली भी होता है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। क्या है? लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। सेल में इसके अलावा इससे और कोई बड़ी ऑर्गेनेली नहीं होती है। न्यूक्लियस से अलावा और कोई बड़ी ऑर्गेनेली नहीं होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में भी इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए न्यूक्लियस राउंड स्ट्रक्चर का होता है। आपको पता है न्यूक्लियस कैसा होता है? राउंड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे जुड़ी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। यानी यहाँ से हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली होता है जो न्यूक्लियस से क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे ज्वाइंट होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है इसकी 2 लेयर होगी, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। एक को हम बोलेंगे आउटर लेयर, आउटर लेयर, और दूसरी है हम लोग की इनर लेयर, इनर लेयर। इसके बीच में भी एक फ्लूइड होता है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में यानी ये जो इसका अंदर वाला पोर्शन है इसके अंदर भी क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म।
और जो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड सेल में फ्लूइड पाया जा रहा था उसे हम क्या कह रहे थे, साइटोप्लाज्म कह रहे थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक छोटा सा और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके बीचों बीच में क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एक क्रोमेटिन कहते हैं। इनके चारों तरफ क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन ही मेन रोल प्ले करता है किसके लिए, जेनेटिक मटेरियल के लिए। यानी जो भी हमारे डीएनए होते हैं वो डीएनए किस पे पड़े होते हैं, हमारे इसी क्रोमेटिन पे पड़े होते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियस में क्या क्या देखें हम लोग, न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग को, जिससे हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी होती है। ठीक है, और इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो हमारा जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्रोमेटिन होता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पोर लगे होते हैं, मतलब जगह जगह पे यहाँ पे क्या होती है, छिद्र होती है। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे बीच बीच में क्या है, इस पे छेद है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये बीच बीच में न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। और ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, कुछ विशेष सब्सटेंस को अपने अंदर आने देते हैं और कुछ विशेष प्रकार के सब्सटेंस को अपने से बाहर जाने देते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर का काम क्या हुआ, मतलब जो जरूरी चीजें वही अंदर आएगी, और जो मतलब इसके लिए जरूरी है कि ये बाहर जाए वही यहाँ से बाहर जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारा न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अब न्यूक्लियस में हम न्यूक्लियोलस को डिटेल में जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियोलस हमारे सेल ऑर्गेनेली सॉरी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, और होता कैसा है, हाईली कोलाइड फिलामेंटस होता है। कैसा होता है, हाईली कोलाइड फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस। कार्य क्या करता है ये, न्यूक्लियोलस का कार्य क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से क्या है, जो आरएनए होता है उसका सिंथेसिस करता है। कैसा क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है, आरएनए, नाम सुने होंगे आप आरएनए का। ठीक है, इसका क्या करता है, सिंथेसिस करता है, कौन, न्यूक्लियोलस, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस के बारे में है। ये राउंड स्ट्रक्चर भी होता है, कैसा न्यूक्लियस कैसा है, फिलामेंटस एंड राउंड स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर होता है, राउंड स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियस का दूसरा पार्ट क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का नाम देने वाले कौन है, क्रोमेटिन के बारे में बताया कौन, न्यूक्लियस के बारे में कौन बताया था, ये हम बता चुके हैं कि न्यूक्लियस के फादर कौन है, या फिर न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। ठीक है, तो न्यूक्लियस के जो खोज करते हैं उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे वो न्यूक्लियस की खोज किए थे। और जो क्रोमेटिन है किसके अंदर पाया जा रहा है, क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, और इस क्रोमेटिन के बारे में बताने वाले थे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था, फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने बताया था किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। कब बताया था, 1879 में, 1879 यानी 1879 में फ्लेमिंग ने
क्रोमेटिन के बारे में सबको बताया कि क्रोमेटिन क्या होता है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो क्रोमेटिन हमने कहा अभी ऊपर, क्रोमेटिन क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी धागे जैसी संरचना है। क्या है, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करता है, कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, विच कैरी जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। कौन, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन किस में पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। तो न्यूक्लियस को भी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या करता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, और ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में ही पाया जाता है। क्रोमेटिन भी कहाँ पाया जाता है हम लोग का, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। ये जो होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग का न्यूक्लियोप्लाज्म है, कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी इसमें बने क्या क्या है, किस किस चीज से मिलकर बना है हम लोग का न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म किस किस चीज से मिलकर बना है, डीएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स यानी डीएनए और प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस को बनाते हैं, जो एक बहुत ही क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीएनए, और यदि आप डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये डीएनए और क्रोमेटिन मिलके क्या बनाते हैं, सॉरी, डीएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। ये क्या बनाए, क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन आगे चल के फॉर्म हो जाता है, यानी कंडेंस हो जाता है किसमें, क्रोमोजोम्स में। क्रोमेटिन, डीएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाए, क्रोमेटिन बनाए। और क्रोमेटिन आगे चल के, वो होता है ये क्रोमेटिन, ठीक है, लेकिन आगे चल के ये क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, यानी ये आगे चल के क्या बना लिया, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स का आप लोग नाम अच्छे तरह से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी क्रोमेटिन की अगर बात करें तो क्रोमेटिन समझ लीजिए ऐसे, हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ऐसे पड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे क्रोमेटिन पड़ा रहता है हमारे न्यूक्लियस में, ऐसे जैसे इसको कंडेंस होना होता है, ये ऐसा फॉर्म ले लेता है, ऐसे कंडेंस होके ऐसा बन जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में यदि हम कह दें तो जब क्रोमेटिन खुला हुआ है, ऐसे बिखरा हुआ है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, क्रोमेटिन नाम देंगे। और वही जब बिखरा हुआ पार्ट कलेक्ट होके एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसका हम नाम दे देते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, और क्रोमोसोम्स ह्यूमन में कितना पाया जाता है, 23 पेयर्स में पाया जाता है। कितने पेयर में, 23 पेयर्स में पाया जाता है, किसमें, ह्यूमन में। यानी क्रोमोसोम्स की संख्या एक ह्यूमन में कितना होता है, 23 पेयर्स, यानी 23 पेयर्स का मतलब 46 सिंगल हो जाएगा, यानी 46 क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं, जो भी चीज आपको हम बताएं उसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये है हम लोग का न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, ये इसकी आउटर कवरिंग हो जाती है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है नीला कलर से, ये सब इसकी आउटर कवरिंग है। इधर से ये क्या है, इसकी बाह्य परत है, ये भी इसकी सब आउटर कवरिंग है। यहाँ से ये क्या है, इसकी आउटर कवरिंग हो जाती है। इसके अंदर आपको एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये तो जो है अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। क्या है ये, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, लिखा कहीं नहीं, लिख देते हैं हम, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो अंदर हम लोग का क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। उसके बाद से ये आपको यहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा गाढ़ा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, इसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, एकदम बीचों बीच में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और इसी न्यूक्लियोलस से ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकले हैं। ठीक है, अंदर साइड में भी हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं,
क्रोमेटिन कहते हैं। ये है हम लोग का क्रोमेटिन। और न्यूक्लियोलस और आपको क्रोमेटिन हम बता दिए कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है। ठीक है, ये जो लिखा है न्यूक्लियर इनवेलप, इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर इनवेलप को ही बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो इसकी परत है। ठीक है, बाकी बीच बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, यानी यहाँ बीच बीच में न्यूक्लियस में क्या होता है, छेद होता है, न्यूक्लियर पोर, जिससे क्या होता है कि कोई सबस्टांस, सब कुछ नहीं जाता है, ना ही सब कुछ बाहर आता है। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रकार के जो सबस्टांस होते हैं वही यहाँ से इस न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, और कुछ स्पेशल प्रकार के सबस्टांस होंगे जो न्यूक्लियस से बाहर आएंगे। किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ठीक है, यह आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी ये वाला, ये यहाँ से सब पार्ट क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको दिख रहा है राइबोसोम, क्या दिख रहा है, राइबोसोम। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम ऐसे बताए थे कि दो टाइप्स होता है, कौन कौन, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी पे ये राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं। रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फैट का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो ये फिगर आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे फिर इसको हम थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे बस पढ़ना है, जो भी चीज हम वहां पे बताए हैं वही चीज आपको यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको नोट कर दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या किया था, न्यूक्लियस का खोज किया था। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1858, कब, 1858 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। उसके बाद से न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट, क्या है, सबसे बड़ी, और राउंड स्ट्रक्चर, गोला स्ट्रक्चर है इसका, प्रेजेंट ऑलमोस्ट सेंटर इन द सेल। न्यूक्लियस क्या है, हमारे सेल ऑर्गेनेली की सबसे बड़ी ऑर्गेनेली है, जो हमारे सेल के लगभग सेंटर में, यानी एकदम बीचों बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन अ फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस में एक प्रकार का फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म हम कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस कंटेन करता है, क्रोमेटिन कंटेन करता है। ठीक है, यानी दो चीज इसके मुख्य स्ट्रक्चर हो जाते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियस सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन लेयर, यानी न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। लेयर, आउटर लेयर कॉन्टिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर लेयर कॉन्टिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो इसकी बाहरी लेयर है वो किस में कंटिन्यू हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये है हम लोग का न्यूक्लियस। अब देखते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में कि न्यूक्लियोलस क्या है। इट इज हाईली कोलाइड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, कैसा, हाईली कोलाइड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज नॉट सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन, यानी ये किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है खुला हुआ होता है, किसी मेम्ब्रेन से, ना तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है ना ही तो डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसा है वैसा ही है। ठीक है, इट इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ये क्या करता है, साइट है किसका, आरएनए सिंथेसिस का साइट, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, यहाँ पे आरएनए जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन नेम गिवन बाय फ्लेमिंग, क्रोमेटिन का नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। कब दिया था, 1879 ईस्वी में क्रोमेटिन का नाम फ्लेमिंग द्वारा दिया जाता है। दीज आर फाइब्रस स्ट्रक्चर, ये कैसा है, धागेनुमा संरचना है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। विच आर कॉम्प्लेक्स, कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो डीएनए और प्रोटीन का है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है।
क्रोमेटिन कैरी जेनेटिक मटेरियल। क्या करता है क्रोमेटिन? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। कब कैरी करता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब सेल को डिवीजन करना होता है, जब सेल का डिवीजन होता है, एक सेल से जब दूसरा सेल का निर्माण होता है, उस समय क्या करता है ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे कैरी करता है। यानी मदर सेल को जब डॉटर सेल में कन्वर्ट होना होता है तो जेनेटिक मटेरियल किस पे होता है? क्रोमेटिन पे होता है। ठीक है। क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोजोम्स। क्या होता है? क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है किस फॉर्म में? क्रोमोजोम्स के फॉर्म में। कब? जब सेल डिवीजन करना होता है तब। अगर सेल डिवीजन नहीं करना होता है तो क्रोमेटिन ऐसे ही खुला हुआ बिखरा हुआ पड़ा रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है। इन द ह्यूमंस में कितना होता है क्रोमोजोम? 23 पेयर्स क्रोमोजोम फाउंड, यानी 23 पेयर्स में क्रोमोजोम ह्यूमन में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूक्लियर पोर के बारे में। ठीक है। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? अ न्यूक्लियर पोर इज अ लार्ज, यानी एक बड़ा सा क्या है? छेद है किसमें? न्यूक्लियस में। ठीक है। प्रोटीन लाइंड चैनल इन द न्यूक्लियर इनवेलप, यानी प्रोटीन से बना हुआ होता है ये। ठीक है। रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म से कौन से मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस में जाएंगे या फिर न्यूक्लियस से कौन से जो मॉलिक्यूल हैं वो साइटोप्लाज्म में जाएंगे, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियर पोर करता है। ठीक है। इट एक्ट एज गेट कीपर, यानी ये पहरेदार का काम करता है। गेट कीपर मतलब पहरेदार का काम करता है। ठीक है। कंट्रोलिंग विच न्यूक्लियस कैन एंटर और एग्जिट द न्यूक्लियस, यानी कौन न्यूक्लियस में एंटर करेगा और कौन वहां से बाहर जाएगा। तो ये काम होता है किसका? न्यूक्लियर पोर का होता है। ठीक है। फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का? तो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी न्यूक्लियस को हम ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या है हम लोग का? जो सेल का सारी एक्टिविटी होती है, वो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? न्यूक्लियस करता है। इसलिए हम इसे सेल का मास्टर भी कहते हैं। किसे? न्यूक्लियस को। यानी जो भी सेल की एक्टिविटी होती है वो सब किसके द्वारा रेगुलेट होती है? न्यूक्लियस के द्वारा रेगुलेट होती है। ठीक है। एक्टिविटी लाइक ग्रोथ, यानी जो भी सेल का ग्रोथ है वो सब मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है सेल का, वो ये सब किसका काम होता है? न्यूक्लियस का। स्टोर जेनेटिक मटेरियल्स, और साथ ही साथ क्या करता है? जो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनको भी स्टोर करने का काम करता है। एंड कैरी जीन्स, और जो हमारे जीन्स होते हैं उन जीन्स को भी कैरी करने का काम करता है। यानी न्यूक्लियस क्या काम कर रहा है? हमारे सेल को रेगुलेट करने का काम, जितनी सेल से संबंधित एक्टिविटी है उन सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कर रहा है कौन? न्यूक्लियस। ठीक है। तो आज के वीडियो में मतलब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट कर लिए। ठीक है। जो भी न्यूक्लियस के बारे में था वो सब कुछ यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। यदि कोई पॉइंट यहाँ पे मिस हुई है तो हम नहीं बता पाए हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम उसको बता देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है आपको यदि कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो नहीं समझ में आया होगा तो उसको भी कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है। कि हाँ हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको भी बता देंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं एक नए से टॉपिक में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।